नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति चैप्टर। स्टार्टिंग से चलेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। ठीक है, देखिए ज्यामिति जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा रेखा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रेखा पढ़ना पड़ेगा। रेखा मतलब देखिए, रेखा किसको कहते हैं कि दो पॉइंट हो और उसको अगर कुछ मिला रहा है, कोई भी हो, सीधी आकृति रेखा हो या फिर कुछ भी हो, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को जब वो मिला रहा है, सीधा मिलाए चाहे क्रॉस में मिलाए, जैसे मिलाए, वो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को जब मिलाएगा उसको कहते हैं रेखा। ठीक है, अब देखिए रेखा के बाद रेखा दो प्रकार का होता है, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, और एक होता है वक्र रेखा। ठीक है, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा। मतलब अगर सीधा जा रहा है तो सीधी रेखा, अगर तिरछा जा रहा है तो तिरछी रेखा, और अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो वक्र रेखा हो गया। ठीक है, रेखा हो गया तीन प्रकार की। ठीक है, इस तरह से रेखा होता है। उसके बाद रेखा के बाद आता है, रेखा में जो होता है ना, देखिए रेखा में एक आता है किरण। क्या आता है? किरण। तो देखिए किरण क्या होता है कि किरण में क्या होता है ना, एक तरफ रुका हुआ रहता है, एक तरफ एंडिंग पॉइंट रहता है, और दूसरे तरफ जो जाता है ना, दूसरे तरफ जो जाता है तो दूसरे तरफ उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। दूसरे तरफ क्या नहीं होता, उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। मतलब एक तरफ उसको पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं और दूसरे तरफ वो फिक्स रहता है। इसको रेखा को जैसे कि ए अगर बी लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे ए, तो ये हुआ ए बी, ऐसे एक तरफ एंड पॉइंट देंगे और इस तरफ। और रेखा को अगर कहीं पर लिखना है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये रेखा है और इसमें ये ए है और ये बी है, तो इसको लिखा जाता है ऐसे ए बी और लाइन, रेखा को। अब देखिए रेखा से एक आता है किरण, एक हो गया रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। देखिए रेखाखंड में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, इधर भी एंड पॉइंट और इधर भी एंड पॉइंट। यानी कि ये अगर ए बी होगा तो इसको लिखेंगे ऐसे ए बी रेखाखंड। ठीक है, तो ये हो गया रेखाखंड। रेखाखंड का क्या होता है? फिक्स लंबाई होता है। किरण का क्या होता है? एक तरफ लंबाई फिक्स होती है। ठीक है, तो ये हो गया रेखाखंड, ये हो गया किरण। आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। अब जब रेखा एक दूसरे को आपस में क्रॉस से काटती है, मतलब ऐसे आई और एक ऐसे आई, इस दोनों को जब काटती है ना, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनता है और ये वाला एंगल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये आमने सामने का कोण कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों क्या होता है? बराबर। ये दोनों, ये इसके बराबर हो गया और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण जो होगा ये इस ठो के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आपस में उल्टा पुल्टा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए इधर रेखा की बात हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इधर हम लोग कोण की। ठीक है, क्योंकि ज्यामिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको रेखा के बारे में और कोण के बारे में आना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देखिए अब कोण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले होता है एक शून्य कोण। शून्य कोण, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सारा कोण नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, शून्य कोण का मतलब क्या है कि ये इसका जो वैल्यू होगा ना, ये 0 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये एक लाइन गया, ठीक है, और इसी के ऊपर एक लाइन गया, इसको कहते हैं 0 डिग्री, और इसी को संपाती भी कहा जाता है। ठीक है, संपाती भी इसी को ही कहा जाता है। यानी कि एक लाइन उसी के ऊपर दूसरा लाइन। ठीक है, जैसे कि एक हाथ है, इसी के ऊपर दूसरा हाथ है, यहाँ एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो इसी तरह होता है कि इसको कहते हैं शून्य कोण। अब इससे थोड़ा सा बड़ा आइएगा तो आता है न्यून कोण। क्या जाता है? न्यून कोण। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण का वैल्यू क्या होता है? न्यून कोण मान लीजिए अगर कोई थीटा न्यून कोण है तो ये 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा? ये छोटा होगा। उसको कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण क्या होगा? जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इसको कहेंगे न्यून कोण। राइट, अब न्यून कोण कैसे? जैसे देखिए ये हो गया सीधा, अगर सीधा खड़ा है किसी लाइन पे तो ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी कि इससे इधर थोड़ा होना चाहिए, यहाँ इससे क्या होना चाहिए? हमेशा थोड़ा इधर होना चाहिए। यानी कि जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, तो ये सारा का सारा क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, त्रिभुज में अक्सर आपको देखने को मिलता होगा ये न्यून कोण। ठीक है, ये हो गया न्यून कोण, तीनों का तीनों है। अब देखिए न्यून कोण के बाद आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। देखिए समकोण से छोटा था तो न्यून कोण, और न्यून कोण से छोटा था शून्य कोण हो गया। समकोण क्या होता है? बिल्कुल सीधा, जैसे खंभा खड़ा रहता है ना,
वैसे बिल्कुल सीधा अगर खड़ा है तो उसको कहते हैं समकोण। इसमें 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है। कितना होता है? 90 डिग्री वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए समकोण के बाद आ जाता है अधिक कोण। क्या आ जाता है? अधिक कोण। अधिक कोण का क्या होता है फंडा कि अधिक कोण जो होता है ना, ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। 90 से ज़्यादा 180 से कम हो गया। ठीक है, ये हो गया अधिक कोण। जैसे कि ये लाइन है और इस पे एक कोण ऐसे बना हुआ है, ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, इसी के आधार पर समकोण त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा और अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा अधिक कोण। ये क्या होगा? 90। देखिए 90 यहाँ सीधा सीधी था, यहाँ 90 हुआ और इससे देखिए ज़्यादा है ना, तो 90 से ज़्यादा और 180 ये सीधा होता है। ठीक है, ये हो गया सीधा 180। 180 से ये कम है, देखिए 180 से कम है और 90 से क्या है? ज़्यादा है, बीच का है। यहाँ से यहाँ तक में कहीं का कोण बना रहेगा, उसको कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अधिक कोण के बाद आता है एक सरल कोण। क्या आता है? सरल कोण। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहा जाता है। ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण किसको कहते हैं? जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, सरल कोण या ऋजु कोण हो गया। उसके बाद सरल कोण या ऋजु कोण के बाद क्या आएगा हमारा? तो उसके बाद आएगा हमारा एक होता है पुनर्वर्ती कोण। पुनर्वर्ती कोण। देखिए पुनर्वर्ती कोण जो होता है ना, ये क्या होता है? ये 180 डिग्री जो था, ये स्ट्रेट में था जो ये 180 डिग्री था, इससे भी जो ज़्यादा होगा उसको कहेंगे पुनर्वर्ती कोण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जैसे कि ये है और इधर चला गया, देखिए ये 180 ज़्यादा हो गया ना, इसको कहते हैं पुनर्वर्ती कोण। ठीक है, तो ये इतना का इतना सारा कोण रहा था। कौन कौन हुआ? शून्य कोण हुआ, न्यून कोण हुआ, समकोण हुआ, अधिक कोण हुआ और क्या हो गया? सरल कोण या ऋजु कोण और ये पुनर्वर्ती कोण। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि अब दो अलग अलग एंगल होते हैं, उसको जोड़ करके या घटा करके एक जगह लाया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि इस दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री पूर रहा है या 180 डिग्री पूर रहा है। ठीक है, अगर दो अलग अलग कोण है, मान लीजिए कि ये एक कोण है, इसका वैल्यू है 60 डिग्री, ये एक कोण है, इसका वैल्यू है 30 डिग्री। अब इस दोनों कोण को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, यानी कि इस दोनों कोण को अगर जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का कोण जाएगा? 60 और 30 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर दो कोण न्यून कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उसको कहते हैं हम लोग पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। ठीक है, और अगर इस दोनों दो कोण अगर है हमारे पास और दोनों कोणों का योग, यानी कि इसको मान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, उसी तरह एंगल 1 और एंगल 2 को अगर जोड़ने के बाद यानी कि दो कोणों का योग अगर हमारा आ गया कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री आ गया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग पूरक कोण हो गया। इसको कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। क्या कहते हैं इसको? समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आएगा आसन्न कोण। ठीक है, एक कोण होता है आसन्न कोण। क्या होता है? देखिए आसन्न कोण किसको कहते हैं? आसन्न कोण। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण उसको कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक रेखा है, इसके इस तरफ भी यहाँ पर कोण बन रहा है और इस तरफ भी यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण जो बन रहे हैं ना, इस दोनों कोण को देखिए ये एक ही रेखा पर बन रही है दोनों कोण। तो एक ही रेखा, जब एक ही शीर्ष हो, एक ही रेखा पर दो कोण बने तो इसको कहते हैं आसन्न कोण। इसी को क्या कहते हैं? आसन्न कोण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। समझ आ गए ना? जैसे कि देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ बी सी रेखा है और बी सी रेखा पर ये दोनों कोण बन रहा है। इसको क्या कहेंगे हम? आसन्न कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन्न कोण। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो अब आगे आएगा कि अगर कोई समांतर रेखा हो और उसको कोई तिरछी रेखा काटे तो वहाँ पर कैसे कैसे केस बनते हैं। ठीक है, एक और वीडियो में हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, देखिए एक मान लीजिए कि ये समांतर रेखा है, ए बी इसका नाम है, और एक इस ये दोनों समांतर रेखा है सी डी। ए बी के समांतर है सी डी, ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है। और इसको आकर के कोई तिरछी रेखा से काट दिया। अब कौन सा कोण बराबर होगा
कौन सा कोण बराबर नहीं होगा, इसको देखते हैं। ये देखिए, पहले तो अभी हम पहले बता चुके हैं कि कोण क्या था, उसका नाम था शीर्षाभिमुख कोण। ये तो बराबर होता ही है, तो जहाँ जहाँ शीर्षाभिमुख कोण है वहाँ पर बराबर होगा। ये वाला बात को छोड़ देते हैं, ये वाला बात हम लोग देख चुके हैं। अगला बात देते हैं। देखिए बोलता है एकांतर कोण, क्या यहाँ पर होता है, एक एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण क्या होता है, देखिए एकांतर कोण, देखिए नाम से पता चल गया, एक अंतर, एकांतर मतलब देखिए इस लाइन बीच में एक लाइन है बीच में, इसका अंतर कर दिया, मतलब उस तरफ से इस तरफ आ जाइए। ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। पहले नाम लिख देते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। अब देखिए ये 3 है और ये 6 है, तो 1 का अंतर हो रहा है ना, तो अंतर करके अगर लेंगे तो ये बराबर होता है एकांतर अंतः। पहले अंदर वाला लेते हैं फिर बाहर वाला ले लेंगे, ठीक है, बाहर बाहर अंदर अंदर। अब देखिए इसको लेंगे और इसको लेंगे, यानी कि 3 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। एकांतर हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई दोनों को लेते हैं, 4 और 5, तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब बाहर वाला लेते हैं, 1 और अंतर करके 8, 1 बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि ये था अंतः, ये कौन था, ये वाला था अंतः, और ये वाला अब लेंगे हम बाहरी, बाहरी यानी कि बाह्य। अब देखिए बाहरी में क्या क्या हो जाएगा, 1 बराबर 8, कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हो गया ये एकांतर कोण। उसके बाद बनता है ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। ये कोण ये है इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर ये हो गया इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है आसन्न कोण, इसको बोला जाता है शायद। इसका जो नाम है, इसका नाम आसन्न कोण तो ये हम बता दिए, इसका नाम है संगत कोण। क्या है, संगत कोण। देखिए इसका नाम है संगत कोण, संगत कोण। अब संगत कोण क्या होगा, जैसे देखिए ये ऊपर वाला है तो यहाँ लेना है ये ऊपर वाला, ये इधर वाला तो इधर का लेना है यहाँ, यानी कि इसको ले सकते हैं और इसको इसके साथ ले सकते हैं। इसको कहते हैं संगत कोण, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। उसके बाद इसी में लेंगे 3 और 7 बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, और कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। अब देखिए ये सब का फायदा क्या है, पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं इसका फायदा क्या बनाने का। देखिए फायदा इसका ये है कि जैसे कि आपको कहीं क्वेश्चन दिया रहेगा, आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, ये लाइन खींचा और ये दंडनादन लाइन खींचा, फिर एक खींच दिया आपको ऐसे, फिर एक ऐसे खींच दिया, और वो बोला कि इसमें ना ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण है 120 डिग्री, और ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण है 150 डिग्री। अब बताइए कि ये वाला कोण क्या होगा, है ना। तो इसमें माथा दर्द तो करना नहीं, यहाँ पर डन 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 लाइन खींच देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस लाइन को भी आप आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को भी आप आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये और ये तीनों रेखा आपस में समांतर हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब देखिए ये अगर 120 है तो ये वाला एकांतर कोण होने के कारण ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ये होगा वही ये वाला होगा, ठीक है। जो ये वाला, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिए जो ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल है कि नहीं है, है ना। तो ये 120 हो गया तो ये भी 120 होगा, करेक्ट, 120 ये हो गया। अब देखिए जो ये है वो ये है ना, इसमें डबल क्रॉस करते हैं। देखिए जो ये है वही क्या है, ये है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये 150 है तो ये भी क्या हो जाएगा 150 का, कोई शक नहीं है। अब देखिए जब ये 120 ये 150 हो गया, तो अब ये टोटल अगर निकालना है दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब अगर बाहर वाला हमारा निकल गया, कहीं मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, अब आपको पूछ लिया कि है अंदरवा वाला कितना होगा। अंदर वाला पूछेगा तो आराम से आप अंदर वाला निकाल सकते हैं। इधर 270 हो गया तो एक बिंदु है यहाँ पर, इधर वाला 270 हमारा निकल गया है, तो एक बिंदु पर टोटल कितना बनता है 360 बनता है।
360 डिग्री में 270 को आराम से घटा दीजिए, कितना हो गया 30 90 हो गया, है ना। कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया, कहानी खत्म। तो अंदर वाला कितना आ गया हमारा बच करके 90 डिग्री बच गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरफ का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये तो बाहर निकाला हुआ था, रॉकेट बना दिया था, अब इसको अंदर डाल देगा, क्या कर देगा अंदर डाल देगा। मतलब ऐसे आपसे पूछेगा कि ये है और ये अंदर घुसा हुआ है, ये एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा, आपसे पूछेगा ये वाला। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो भी इसमें मान लीजिए कि इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, ये वाला निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। बोले क्यों, देखिए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हर क्यों का जवाब है इसके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर बीच में एक लाइन खींचेंगे, टन टनाटन, हाँ। अब देखिए फिर ये ए है, इधर भी क्या आएगा ए आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या था 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, ये वाला नहीं, ये वाला, ये 1 बराबर 3 बराबर 6, 3 बराबर 6 कौन था एकांतर कोण, कौन था एकांतर कोण। तो ये वाला भी एकांतर कोण, तो ये वाला भी ए और ये बी, तो ये वाला भी बी, कोई शक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये बी ए आ गया, तो ये बी आ गया, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी हो गया। अच्छा, अगर ये इधर वाला पूछ ले तब क्या करेंगे, इधर वाला लाल कलम से करेंगे। ये वाला बाहर वाला पूछ रहा है, देखिए बाहर वाला निकल गया। ये टोटल कितना है 360 डिग्री हो गया, 360 में से घटा दीजिए कितने को, इस दोनों को, तो ए प्लस बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा, है ना। तो अंदर पूछे बाहर पूछे जहां भेजना है पहुंचा देंगे, है ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा ये सब बनाने में, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। अब आ जाएंगे एक बार थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं, है ना। त्रिभुज का चचा भतीजा के बारे में पहचानते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में, है ना। उधर भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, त्रिभुज आ ही गया है तो तुरंत लपेट ही लेते हैं, ठीक है। देखिए त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 होता है और 3 कोण के आधार पर होता है। कोण के आधार पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। भुजा के आधार पर 3, अगर समान भुजा है तो समबाहु, दो समान है तो द्वि समबाहु यानी कि समद्वि बाहु, और अगर कोई समान नहीं है तो विषम बाहु, है ना। देखिए शुरू करते हैं, यानी कि एक हो गया न्यून कोण, क्या हो गया न्यून कोण, मतलब सब कोण जो है ना 60 डिग्री से छोटा होगा, क्या 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, सब कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, मान लीजिए। अब इसी में थोड़ा आगे पीछे करके किसी को मान लीजिए कि बना दिया 80, किसी को बना दिया 50, 8 5 13 130, तो ये भी जाएगा 50, 50 + 180। अंदर वाला त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180। बाह्य कोणों का भी चर्चा भी थोड़ा देर के बाद करेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए, है ना। देखिए ये हो गया 90 डिग्री न्यून कोण हो गया। उसके बाद न्यून कोण के बाद आता है समकोण, क्या आता है समकोण। अब देखिए समकोण में क्या आएगा, एक ठो कोण जो है ना खड़े खंभा होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा कोण। अब बाकी ये दोनों कोण कोनो भाग में बांट दे, उससे झंझट नहीं है। एक ठो कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब होता है न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, उसके बाद होता है अधिक कोण, है ना, अधिक कोण। अब देखिए इसमें एक कोण क्या होगा ना, ई जो है ना ई ठो कोण, ई चला जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए इसको x है, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए एक कोण 90 डिग्री ज्यादा हो सकता है, ठीक है, दो ठो कोण 90 डिग्री ज्यादा कर देंगे तो मामला गड़बड़ त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। एक ठो कोण 90 डिग्री ज्यादा होगा, बाकी सब ऐसे बनेगा। तो ये हो गया 3 किसके आधार पे, कोण के आधार पे। अब देख लेते हैं 3 भुजा के आधार पे। तो 3 भुजा के आधार पर अगर सब ठो भुजा समान है तो समबाहु क्या हो गया समबाहु, बाहु मतलब भुजा, है ना। बाहुबली फिल्म देखबे किए होंगे आप। तो समबाहु मतलब क्या हो गया, समबाहु मतलब हो गया सब भुजा क्या है समान है, जितना है इतना है इतना है। उसके बाद फिर अगर कहे आपको समद्विबाहु, यानी कि अगर सम है मतलब बराबर है, द्वि मतलब क्या दो गो, अब भुजा मतलब क्या भुज मतलब बाहु, है ना। समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि दो गो भुजा समान है, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, दो गो भुजा हो गया, एगो को भेज दीजिए जहां जाना है, कहानी खत्म। ये दोनों भुजा बराबर, बाकी जाओ जहां जाओ। एक होता है विषम बाहु, आपको पता ही है विषम बाहु। विषम बाहु में क्या हो जाएगा आपका, कोई भुजा समान नहीं, एगो टेढ़ो एगो मेढ़ो एगो कोई और तरीके का, है ना। कोई भुजा समान नहीं है, जिसका कोई भुजा समान नहीं उसका कोई कोण समान होगा क्या
कोनों समान नहीं। ये देखिए समबाहु और इसका सब कोण समान, तो सब भुजा समान, तो इसका सब कोण भी समान होगा, है ना। दो गो भुजा समान, तो ये वाला दोनों भुजा समान है, तो इससे बनने वाला यहाँ पर ये दोनों कोण समान होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये विषम बाहु में कोनों कोण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, संभवतः तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हो गया समबाहु विषम बाहु, ये त्रिभुज का हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कभी कभी क्या पूछा जाता है कि त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम है। ये तो क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्वांगसमता, ठीक है। देखिए त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसके लिए शर्तें क्या क्या आती है, तो देखिए उसके लिए 4 शर्तें कुल आती है हमारे पास। क्या क्या? तो एक आता है एस एस एस, ठीक है, ए एस ए। 2 शर्त पहले देखते हैं। देखिए क्या हो गया, एस एस एस, क्या हो गया, एस एस एस। एस 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 मतलब होता है साइड, साइड, और एक होता है साइड। क्या होता है? साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। कहने का मतलब है कि एगो है त्रिभुज है, एगो इसका पड़ोसी ये त्रिभुज है, इसमें क्या है, इसका भुजा 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 और इसका भुजा 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 बराबर है। क्या है? बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज ना सर्वांग सम होगा, मतलब सर्वांग 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 सम, ठीक है। सर्वांग सम मतलब क्या होता है? देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए सर्वांग सम क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गो स्केच पेन है, ठीक है। इसका देखिए हाइट भी उतने हैं, दोनों का हाइट भी उतने हैं, दोनों मोटा भी उतने हैं, खोप्पो भी दोनों का एक ही जैसा है, कलर भी दोनों का एक के है ना। तो ये सब कुछ इसके समान है ना, सब कुछ क्या है, इसके समान है। तो इसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। अब देखिए आपको अगर कोई पूछे कि ये क्या है, बोलेंगे स्केच पेन, मार्कर पेन, बोर्ड पे लिखने वाला। ये पूछेगा तो क्या है, बोलेंगे कि आपको दिखता नहीं ये भी स्केच पेन है, लेकिन क्या ये दोनों एक ही जैसा है? नहीं है। तो इसको दोनों को कहते हैं, आगे जब आएंगे तो आगे आएगा समरूपता का नियम। तो समरूपता मतलब रूप एक ही है, लेकिन सेम टू सेम, वही फोटोकॉपी नहीं है, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं है, रूप एक ही है। जैसे कि मान लीजिए एक महात्मा गांधी का फोटो है, एक फोटो है, वही साइज का जितना फोटो होगा सब हो जाएगा सर्वांग सम, और वह एक फोटो है, अगर दूसरा फोटो उससे बड़ा है तो वो हो जाएगा सम रूप, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर हैं, हम इतने बड़े साइज के हैं, आपको मोबाइल में इतने का साइज के दिख रहे हैं, तो हम क्या हो गए, मोबाइल और हम यहाँ बाहर में जो है हम दोनों हो गए समरूप। और जितना बड़ा हम हैं, आप हमको आकर के अगर इतना बड़ा देख रहे हैं तो फिर ये हो गया सर्वांग सम, ठीक है। हर चीज आपको उतना ही मिल रहा है जितना कि वास्तविकता में है। तो ये होता है सर्वांग समता और समरूपता, ये दोनों में अंतर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एस 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 हो गया। उसके बाद था एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, यानी कि एंगल ANGLE, एंगल, साइड और एंगल ANGLE, एंगल। एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, मतलब कि ई त्रिभुज है और है त्रिभुज है एगो, हमेशा 2 पड़ोसी को लेकर के चलेंगे। अब क्या है, ई कोण इसका, ठीक है, और ई कोण इसका बराबर है, ई कोण इसका और ई कोण इसका बराबर है। एगो भुजा बराबर है, ठीक है। फिलहाल लेते हैं ई भुजा को, है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। है भुजा और है भुजा क्या है, बराबर है। जब 2 कोण और उससे अंतर्गत बनने वाली भुजा दोनों अगर बराबर हो 2 त्रिभुज में, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब है देखिए इसको अगर उठा करके इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये सेम टू सेम इसको ढक लेगा। सेम टू सेम क्या कर लेगा, ढक लेगा। एक साइज का चूड़ी सर्वांग सम होता है, जबकि एक छोटा साइज चूड़ी एक बड़ा साइज चूड़ी लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या चूड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, सर्वांग समता और समरूपता में ये अंतर होता है। चलिए और आगे सर्वांग समता का कौन कौन नियम है, तो आगे सर्वांग समता का जो नियम है वो है, एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज। उसमें कहा जाता है उसको RHS। क्या कहा जाता है, RHS, है ना, राइट एंगल और, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, समकोण
राइट एंगल, H फॉर कर्ण, S फॉर साइड। मतलब एगो त्रिभुज ई है, समकोण त्रिभुज, और एगो समकोण त्रिभुज क्या है, ई है। अब ई दोनों में क्या है, ई दोनों में है कि इसका ये कोण होना चाहिए 90 डिग्री बनाने वाला समकोण होना चाहिए। उसके बाद कर्ण, दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए। आपको पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उस समकोण त्रिभुज में जौन भुजा 90 डिग्री होता है उसके सामने जो होता है उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब देखिए ये दोनों कर्ण बराबर हो गया, और एगो कोनो भुजा, चाहे ई भुजा चाहे ई भुजा, कोनो बराबर हो, ठीक है। तो कोनो भुजा अगर बराबर है तो हो गया RHS के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आगे बात करें कि त्रिभुज में माध्यिका क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पता अगर नहीं है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली इसको मिलाइए, जहाँ पर ही मिल गया तो ये हो गया इसका, सॉरी, ये जहाँ पर मिल गया तो ये हो गया केंद्रक। यानी कि देखिए इस आधा आधा कर रहा है तो इसको हो गया केंद्रक। अब फिर आगे अगर मिलाएंगे इसको, जैसे कि मान लीजिए इस समुद्विभाजक, भुजा का समुद्विभाजक को अगर एक जगह ऐसे मिला दिए रहे हैं हम, ठीक है, मिला, एक सेकेंड, सॉरी ना, इसमें बताते हैं, यहाँ पर एक नया त्रिभुज बनाते हैं इस जगह। देखिए इसका क्या है, भुजा का समुद्विभाजक, यानी कि बीच में भुजा को बांट रहा है, और इसको यहाँ से मिला दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से मिला दिया गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया माध्यिका, कहानी खत्म है। माध्य माध्य में बांट रहा था, माध्यिका बन गया, कहानी खत्म। ये सब सिंपल चीज़ है, तो ये सब चीज़ आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा, तो आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमारे पास, अभी पढ़े हम लोग त्रिभुज। अब त्रिभुज का चचेरा भाई है वृत्त, उसको भी लपेट लेते थोड़ा सा, ठीक है। देखिए है जो गोल आकृति होता है ना, परोठा रोटी के जैसा, इसको कहते हैं हम लोग वृत्त। ये तो कुछ गड़बड़ बन गया है ना, चलिएगा चलेगा, समझ लीजिए आप लोग खाली, है ना, भावनाओं को समझिए, क्या करिएगा। कोनो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोग भी सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाते नहीं हैं, क्या करें। देखिए ई मान लीजिए क्या है, वृत्त है, क्या है, ई वृत्त है, ठीक है। जब ये वृत्त है, इसको लाल कलर भी दे देते हैं तो दिखे बढ़िया सबको, है ना। चलिए चला गया वृत्त में ही। अब देखिए वृत्त में जो होता है, जहाँ डेढ़सुइया का नाम सुने हैं ना, डेढ़सुइया को जहाँ रख करके घुमाते हैं ना, उस जगह का नाम को, जहाँ नोखनी रखते हैं हम लोग, उसको केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, केंद्र के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। वृत्त का केंद्र, सेंटर, है ना, जैसे कॉल सेंटर होता है वैसे वृत्त का केंद्र। अब देखिए वृत्त का केंद्र है, अब इसको क्या है ना, मान लीजिए कि यहाँ से जो यहाँ हमारा बाउंड्री था, ये बाउंड्री से खींच दिए केंद्र तक एक लाइन, तो इस लाइन का नाम क्या है, ई लाइन को कहता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। अंग्रेजी में रेडियस कहता है, अंग्रेजी तो पढ़ना ही नहीं है अभी ग्रुप डी पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, इसको आर से भी डिनोट किया जाता है, बता देखिएगा, है ना। केंद्रक को ओ लिखा जाता है, केंद्र को। अब देखिए ये जो चारपट्टी घेरमा है, इसको परिधि कहते हैं। ये सब तो आपको पता ही है, फिर भी हम लोग बता देते हैं, है ना, जान लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। परिधि कहते हैं इसको, घेरमा चारपट्टी उसको क्या कहते हैं, परिधि। अंग्रेजी में पेरीमीटर, इसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अब क्या होता है कि ये जो त्रिज्या था, इसको एक ठो और त्रिज्या खींच देता है, तो अंदर में जो बनाना ये भाग, ये पूरे भाग जो बना, इसको कहते हैं हम लोग, ये जो पूरा पूरी बना, इस पूरे को कहते हैं, इसका नाम है त्रिज्य खंड। क्या नाम है, त्रिज्य खंड, ठीक है। और यहाँ तक आप देख रहे हैं, तुमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे लग रहा होगा। थोड़ा कमेंट करके बोल दीजिए कि हाँ बढ़िया है यू, तो हम भी खुश हो जाएंगे, है ना। देखिए इसको कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। तो अब ये त्रिज्य खंड है, और उसमें क्या हुआ कि इसको यहाँ से यहाँ तक मिला, सॉरी बुड़बक हो गए हम, इधर से मिलाएंगे यहाँ तक। अब देखिए बन गया, इसको ऐसे 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 कलर कर दीजिए, है ना, रंगीन दिख रहा है। ये जो तनी सा का बचा ना इधर आप छोर पे, इस छोर पे जो इतना सा का बचा, इसको कहा जाता है वृत्त खंड। क्या कहा जाता है, वृत्त खंड। अब देखिए कत्ता आदमी क्या होता है ना, इसमें त्रिज्य खंड भी इसी को कहता है, वृत्त खंड भी पूरे को कहता है। पूरे वृत्त खंड नहीं होता, इतनी सा जो इधर होता है ना, इसको जीवा एक डाल दीजिए, उधर जो बचा इसको कहते हैं वृत्त खंड, ठीक है। वृत्त खंड ई हो गया, और त्रिज्य खंड मतलब क्या हो गया, ये समुच्चय वाला हो गया त्रिज्य खंड, ठीक है। त्रिज्य खंड मतलब हो गया ये वृत्त है, और ये जो भाग हुआ ना आपका,
ये पूरा का पूरा भाग हो गया त्रिज्यीखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात में, ठीक है। अब देखिए आगे त्रिज्यीखंड हो गया, वृत्तखंड। अब ये जो है ना यहाँ से देखिए सिंपली एक तो और छोटका वृत्त इधर बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए। है देखिए वृत्त हो गया, है हमारा इधर ये तो वृत्तखंड, क्या है, वृत्तखंड। अब देखिए वृत्त यहाँ से दो भाग में बट गया है ना, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया। और जब इधर का हो गया तो ई है बड़का ठो, तो इसको कहते हैं दीर्घ, क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। और ये छोटका है तो इसको कहते हैं लघु, क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, ठीक है। देखिएगा राइटिंग तो मेरा टॉप मोस्ट में होता है। तो लघु वृत्तखंडी छोटका हो गया, बड़का हो गया दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत है नहीं है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए ये जो है ये छोटका छोटका जो हम खींचे हैं, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे खींचे हैं, यहाँ पर एक तो और खींच देते हैं हम, देखिए ऐसे खींच दिए। ये जो है ना छोटका छोटका, इसको कहते हैं जीवा, क्या कहते हैं, जीवा। ये जो केंद्र से होकर के गुजरता है, एक ठो जीवा, एक ठो मान लीजिए ऐसे खींच दिए। ये जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरा ना, एक ठो ये सबसे बड़का होता है, और सबसे बड़का जीवा को ही व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास। और व्यास का जब आधा कर देंगे ना, तो व्यास का आधा कर देंगे तो वो आ जाएगा त्रिज्या। व्यास को डी से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ डी का आधा कर दिया हम तो त्रिज्या निकल गया, है ना। तो ये सब चीज छोटका छोटका चीज। अब देखिए वृत्त हो गया। अब इससे निकलता है 2πr से परिधि। क्या निकलता है, 2πr से परिधि। इस चारों पट्टी कितना लंबा है, मतलब यहाँ से दौड़ना शुरू कीजिएगा, दौड़ते 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 डन 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 यहाँ जाइएगा, तो यहाँ पहुँच जाइएगा तो आपको कहेंगे 2πr दूरी तय की है, ठीक है। पाई का मान आपको पता ही है 22/7 या फिर 3.143 इसे लिया जाता है, ठीक है। 3.142 2 अंक तक लीजिए ना, काहे जुटे उधर कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2πr। अब इसका अगर क्षेत्रफल का बात करें, पूरे कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो पूरे बोर्ड छेक लिया है। फिलहाल इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे निकल जाएगा πr², आपको पता है ना। ये कितना क्षेत्र में फैला, ये हो गया क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया जाता है, एरिया। अब पेरीमीटर को तो आपको बता दिए पी से डिनोट किया जाता है, परिधि को पी, पेरीमीटर 2πr लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये वृत्त में क्या होता है ना, चूड़ी देखे ना, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाइएगा तो कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना ऐसा। वृत्त से जोड़िए इसको। इसका नाम सुने होंगे आप, इसको कहा जाता है सिलेंडर। क्या कहा जाता है, सिलेंडर, मतलब कि बेलन। क्या बोला जाता है, बेलन बोला जाता है। अब देखिए वृत्त से बेलन का सूत्र कैसे याद रखिएगा। नीचे का परिधि क्या है, 2πr है ना, नीचे का परिधि ई 2πr है। इसको अगर ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, ये बाहर वाला जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ई क्या है, ये है एक बेलन, इसके बाहर वाला का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा ना आप, बाहर वाला का क्षेत्रफल, तो बाहर वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसका सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2πr जो वृत्त का परिधि था, वृत्त का जो परिधि था, नीचुलका का परिधि, देखिए ये वृत्त के जैसा है ना, जूम करके देखिए वृत्त के जैसा है। तो वृत्त के जैसा जब ये है तो इसका परिधि आप निकालिएगा 2πr, और जब इसको ये ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का अगर वक्र वाला क्षेत्रफल निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया, तो उसके लिए आप करेंगे 2πr, इसको ऊंचाई से गुना कर दीजिए h। देखिए 2πr क्या था, यहाँ वृत्त का परिधि था, h से गुना हो गया तो उसका वो हो गया, ठीक है। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो तनिक देख लीजिए। उसके बाद अगर वृत्त का आयतन, बेलन का आयतन अगर निकालेंगे आप, देखिए वृत्त में आयतन नहीं होता है। कोई देखेगा वृत्त का आयतन निकाला तो बोलेगा कैसा बकलोले आदमी है। देखिए आयतन कहता है बेलन का, बेलन का हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। तो अब बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या ना, ये नीचेलका जो क्षेत्रफल आएगा ना हमारा पूरे, ये पूरे क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देंगे, ठीक है। तो पूरा क्षेत्रफल क्या था, πr², तो इसीलिए बेलन का आयतन हो जाता है πr²h, ठीक है, समझे ना। अब देखिए आगे अगर निकालते हैं इसका और कुछ, तो अभी फिलहाल और कुछ शंकु इसी में आ जाता है। देखिए है, यहाँ से ऐसे कर दीजिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए। देखिए 1 2 3 भाग में बट गया ना, तो इस πr² आया था ना, इसको 1/3 πr² अगर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा शंकु का आयतन। किसका आ जाएगा, शंकु का आयतन, है ना। तो इस तरह से आप आयतन कैसे निकलता है तो सूत्र है, ठीक है। ये खैर टॉपिक से अलग हट करके है थोड़ा सा, लेकिन हाँ हमको दिमाग में आया था, हम बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी चलते हैं कहाँ पर, हम फिलहाल चलते हैं हम देखिए अभी तक तो इधर हम देख लिए, अब आते हैं फिर मेटा उठा करके, है ना। देखिए कोई भी प्रकार का अगर मतलब बहुभुज होगा, क्या होगा, समबहुभुज हो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मानते हैं एक ठो बनाते हैं यहाँ षटकोण, 100 से षटकोण, 1 2 3, यहाँ दे देंगे तो हो जाएगा ना 4 5 6। ये कौन षटकोण, टीवी बन गया, मामले गड़बड़ा जाता
हाँ बन गया, ये बन गया हमारा षटकोण। क्या बन गया? षटकोण। मान के चलिए ये षटकोण है, ठीक है, माना कि वो षटकोण है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है एगो बाहर में कोण। कहाँ होता है? बाहर में, है ना। जैसे कि बहरिया में रहता है आदमी, उसी तरह ही बाहर में होता है कोण है। देखिए ई है, ठीक है। इसको जब जोड़िएगा ना आप, जोड़ने के बाद यानी कि बाह्य कोण को जोड़ने के बाद कोनो भी समबाहुभुज ले लीजिएगा ना, तो उसमें बाह्य कोण का योग हमेशा जो है ना, बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। फिक्स है, ऊपर से आया है, ठीक है। अब देखिए, अब नीचू हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे भुजा कितना है उसमें। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए दिया रहेगा आपके पास एक बहुभुज है जिसमें कि भुजाओं की संख्या 10 है, बताइए उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। एक बहुभुज है, समबाहुभुज है, जिसमें कि भुजाओं की संख्या 6 है, अब बताइए उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। एक समबाहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या कुछ है या फिर प्रत्येक बाह्य कोण इतना है तो उसमें कितना भुजा है। एक समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण इतना है तो कितना भुजा है। एक समबाहुभुज है जिसके अंतःकोणों का योग उतना है तो कितना भुजा है। मतलब ढेरी प्रकार का इसमें बनाते रहता है, ठीक है। इसको एक के इलाज है, खाली हाइट हो याद रखिए, बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक जड़ी बूटी लीजिए, बाकी सब रोग बताल भाग जाएगा, दूर दूर से नहीं दिखेगा। देखिए अब क्या होता है ना, बहुभुज में ये बाह्य कोणों का योग तो हमारा 360 आइए गया। अब देखते हैं आगे क्या आता है। देखिए गौर से तरह से देखिएगा, हाइट लाइन पूरे है ना, इसको हम इधर निकाल लेते हैं, है यहाँ निकाल दिए। यहाँ से नीचे गया है, इसको नीचे भेज देते हैं। यही था ना पूरा फंडा वहाँ। ईठो क्या बन गया है? बाह्य कोण बन गया है। ईठो बन गया बाह्य कोण, ई है अंतःकोण। अब गौर से देखिए कि सीधा सीधी लाइन है ना, अभी थोड़ा देर पहले कोण में बताएं आपको कि स्ट्रेट लाइन पर कितना बनता है? 180 डिग्री, है ना। स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो ये टोटल 180 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180 डिग्री है। उसमें ई इतना सा है। अब देखिए एक हाँ कल्लेपन ठीक रहेगा। एक 180 यहाँ है, एक 180 यहाँ है, और एक 180 यहाँ है, एक 180 यहाँ है, एक 180 यहाँ है, एक 180 यहाँ है। कट 180 हो गया। 1 2 3 4 5 6। ओ सॉरी, जब भुजा रहेगा उतने कोण ना होगा, तो 6 भुजा था 6 कोण होगा, है ना। काहे गिन रहा है 180 80। तो देखिए 6 ठो हमारा हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए 360 है ना, इसको घटाइए। पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं ना। अब देखिए 360 है ना, ये 360 को 2 गुना 180 लिख सकते हैं क्या? अब देखिए 6 गुना 180 था, 2 गुना 180 घटा दीजिए, 4 गुना 180 बच गया। 18 चौके 72, 720 डिग्री। ये क्या आया पता है? ये आ गया इस षष्ठ भुज के 6 भुज वाला के अंतःकोणों का योग गया 720 डिग्री। अंतःकोणों का योग आ गया। क्या आ गया? अंतःकोणों का योग। अगर पूछेगा कि प्रत्येक अंतःकोण कितना था, समबाहुभुज है ना, तो प्रत्येक अंतःकोण समान होगा। जब समान होगा तो कट होता, छोटा भुजा था, 6 से भाग दीजिए, 6 बारह 72, 120 डिग्री हो गया। कहानी खत्म। कोई झंझट हुआ? अब बताइए इसमें एक ठो सूत्र कौन कौन आता है? हम खुद है, हमको सूत्र याद नहीं रहता है, बस आपको क्या बताएंगे, है ना। तो देखिए बाह्य कोण याद रखे 360, आ गया अंतःकोण, कुल भी आ गया। अब देखिए अगर कुल दे दिया है 720, आप पूछ रहे हैं प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपको ऐसे घुमा फिरा के दे दिया कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि एक समबाहुभुज है जिसके अंतःकोणों का योग कितना है ना, 720 डिग्री है। कितना है? 720 डिग्री है। जब इसके अंतःकोणों का योग 720 डिग्री है तो बताइए कि इसका प्रत्येक पूछ लेगा इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? कितनी है भुजाओं की संख्या? आप देखिए 720 आ गया। ये क्या है? अंदर वाला है, इसमें बाहर वाला भी ठूस दीजिए, कितना हो जाएगा? 360 बाहर वाला हो गया, जोड़ दीजिए 7 3 1080 हो गया। गए हो काम से। अब 1080 हो गया, कौन है वाला हो गया, ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला, सब 1080 हो गया। और सब है कितने का? 180 का ना, इसको 180 से भाग दीजिए, 18 छके 78 से 6 भुजा आ गया। देखिए 6 भुजा था ना, तो ऐसे दिमाग लगाना है और ऐसे क्वेश्चन को रफा दफा कर देना है ना। जैसे कि दरोगा जी कहते हैं 5000 रुपया दो, 5 दिन में मामला रफा दफा कर दूंगा, है ना। दूसरी तरह अंतः बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, बाकी सब का मामला
रफा दफा, कोई सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है अंतः कोण और बाह्य कोण में, है ना, सब सूत्र की ऐसी की तैसी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा ही लगा होगा, है ना, और अगर अच्छा लगा तो हमारे लिए एक शेयर और एक लाइक तो बनता है ना, तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करने के चक्कर में कहीं आप सब्सक्राइब करना तो भूल नहीं गए ना गए, अगर भूल गए तो फिर कर लीजिए।